हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी फॉर सिलेक्शन। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो कक्षा 6 की पॉलिटी की किताब है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये दूसरा चैप्टर है। इससे पहले आपने पहले चैप्टर में विविधता पढ़ी है। आइए शुरू करते हैं ये चैप्टर। संसार मुख्यतः 8 धर्म है। 8 धर्मों के अनुयायी भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती हैं। यहाँ जो लोग रहते हैं उनकी मातृभाषाएँ अलग अलग हैं, बहुत सारी हैं। मतलब यहाँ 100 से भी ज़्यादा नृत्य किए जाते हैं। विविधता में ऐसा खुश होने का कारण नहीं होता। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, मतलब हमारी भाषा में, कपड़े हमारी तरह पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न हैं तो हमें भी बहुत अजीब लगती है, अपरिचित लगते हैं। अर्थात अब अलग अन्य किसी भाषा वाले क्षेत्र में जाएँ या सांस्कृतिक रूप से तो थोड़े अलग हों या उनके रेसेस अलग हों, तो ऐसे जगहों पर जब आप जाते हैं तो आप वहाँ पे उनसे बहुत अपरिचित लगते हैं। तो हम उनके बारे में अलग अलग राय बना लेते हैं जिससे हम उनको अपमानित करते हैं। जैसे कोई कि ग्रामीण लोग ज्ञानी की तरह देखते हैं। ग्रामीण लोगों को लोग जो है उनकी शहर में रहने वालों को आलसी एवं सिर्फ पैसों का सरोकार रखने वाले की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं बिना उससे मिले या बात किए, उसे हम दिमाग में बिठा लेते हैं, उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। ज़्यादातर राय नकारात्मक होती है, जिसे लोगों का आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। जब हम सोचने लगते हैं किसी भी काम को करने का एक तरीका ही सबसे अच्छा है, सही है, तो अक्सर हम दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरफ से करना पसंद करते हैं। जैसे अगर हम सोचें कि अंग्रेज़ी सबसे अच्छी भाषा है तो दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणामस्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूर्वाग्रह में आती हैं। जैसे लोगों का धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग यानी रेसेस, और जिस क्षेत्र से वो आते हैं यानी क्षेत्रवाद वगैरह, या जो कुछ जिस भाषा में वो बोलते हैं, जिस तरह से एक्सेंट में बोलते हैं, और जो कपड़े वो पहनते हैं, ये सभी चीज़ें पूर्वाग्रह का कारण बन सकती हैं। कुछ लोग पूर्वाग्रह में इतने पक्के हो जाते हैं कि वो उस तरह के लोगों से ना दोस्ती करना चाहते हैं ना बात करना चाहते हैं, और अपने व्यवहार से उनको दुख भी पहुंचाते हैं। ऐसे कई केसेस आपको आसपास दिखाई पड़ते हैं। जैसे चलिए इसके बाद आते हैं लड़के और लड़की में भेदभाव। इससे पहले इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि लोग किस तरह की बातें कहते हैं। जैसे मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ बोलते हैं। जैसे कोई जो है दिव्यांग व्यक्ति है, तो अब जो बच्चे पहले विकलांग कहे जाते थे उनके लिए शब्द बदल दिया गया है जिसको खास ज़रूरतों वाले बच्चे कहा जाता है। ठीक है, लोगों को पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है जिसको आप मतलब पढ़ सकते हैं। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा किसी के बारे में आप कैसे राय बनाते हैं। अब से लड़का और लड़की में जो भेद है उसके बारे में आप बात करते हैं। तो सबसे पहले एक कथन होता है, वो रोते नहीं हैं। तो यह गुण आमतौर में लड़कों और पुरुषों में जोड़ा जाता है कि बचपन में जब लड़का गिर जाता है तो उसे चोट लग जाती है तो माता पिता परिवार कहते हैं कि रो मत, तुम लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो उसको विश्वास कर लेते हैं और अपने जीवन में उसको डाल लेते हैं, और जब भी कभी रोना आता है तो अपने आप को रोक लेते हैं। जैसे रोना लड़कों के लिए कमज़ोरी की निशानी माना जाता है समाज के नज़रिए से। अब जैसे एक यहाँ पॉइंट है कि कोमल और मृदु भाव स्वभाव की है, वो बहुत सुशील है। तो ये केवल लड़कियों पर लागू होता है कि लड़कियों के अंदर ये व्यवहार जो समाज में सीखती हैं वो सब कुछ होना चाहिए। इसके बाद है कि हम लगातार सुनते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियाँ ऐसी होती हैं। समाज की मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं, ये विश्वास कर लेते हैं। हमारा व्यवहार उनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़के लड़कियों को उसी छवि के रूप में देखना चाहते हैं, बल्कि वास्तविकता बहुत अलग है। रूढ़िबद्ध धारणाएं, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं यानी जनरलाइज कर देते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसमें पक्की धारणा बना लेते हैं, उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जब हम किसी भी खास देश, धर्म, लिंग होने के कारण किसी भी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं, तो ऐसा दरअसल उसके बारे में एक मन में एक पक्की धारणा बना लेते हैं। हर देश, धर्म आदि के हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग भी मिल जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में ऐसे हैं
पूरे समूह के लिए एक राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं प्रत्येक इंसान एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। मतलब आप किसी पर धारणा पहले से ही बना लेते हैं, आप उसको एक बैलेंस अप्रोच के साथ उससे बातचीत नहीं कर सकते, उसके बारे में वास्तविकता नहीं जान सकते। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। ऐसा माना जाता था कि हवाई जहाज़ उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। ऐसी धारणाओं पर का असर हम सब पर पड़ता है। ये कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। जैसे आप गुंजन सक्सेना के ऊपर एक मूवी आई थी, उसमें भी यही पॉइंट आया था कि उनके भाई को ये लगता था कि लड़कियां पायलट नहीं बन सकती, खासकर जब वो सेना में हो और स्पेशल कंडीशन में काम करना हो तब। अब एक पॉइंट इसमें है कि जैसे एक अवधारणा है कि मुसलमान लोग की आम रूढ़िबद्ध धारणा रहती है कि लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, जबकि अध्ययन यह बताते हैं कि वो गरीबी के कारण यह जो है रीज़न है। गरीबी की वजह से लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते, स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। जहाँ पर भी गरीबों को शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए, वहाँ मुस्लिम समुदाय ने अपने लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। ऐसा है। उदाहरण के तौर पर जैसे केरल में प्राय घर के पास स्कूल हैं, सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुँचने में मिलती है, 60% से ज़्यादा महिलाएं शिक्षक हैं। सभी कारकों से बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद मिलती है। दूसरे राज्यों में जहाँ ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहाँ गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वो मुस्लिम हो या जनजाति हो, अनुसूचित जाति की हो। जाहिर है मुस्लिम लड़कियों को कि स्कूल में गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं, गरीबी है। इसके बाद आते हैं असमानता में भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं तो आप गतिविधियों को भाग लेने से रोकते हैं, खास नौकरी को करने से रोकते हैं, किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, वहाँ कुएँ हैंडपम्प को पानी पीने नहीं देते, दूसरों के इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास से अलग किसी और चीज़ में आप चाय देते हैं या कुछ देते हैं, तो आप भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी का धर्म अलग हो सकता है। विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का भी कारण बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। अब जैसे दो लोगों में आर्थिक पृष्ठभूमि का भी अंतर हो सकता है, तब यह भेदभाव नहीं है, यह असमानता है। बहुत से लोगों को अपने पास खाने और कपड़े एवं घर की मूल ज़रूरतों के साथ करने के लिए साधन और पैसे नहीं हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता एवं असमानता में आधारित दोनों तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अब जैसे असमानता और विविधता दो अलग अलग कैसे हुई, ये आपने अभी समझा। असमानता आर्थिक रूप से जो है भेदभाव कहते हैं, वो भेदभाव जो है हर प्रकार के भेदभाव से संबंधित है। उस समुदाय के सदस्य किसी भी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से वे यदि गरीब हैं तो उनके पास ज़रूरतों को पूरा करने के साधन भी नहीं है। ऐसे आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय समूह, धार्मिक समूह, खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। भेदभाव का सामना करने पर जब अपनी जीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी करना, खेती, बुनाई इत्यादि करना, कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना, ऐसे कामों को समाज को महत्व देता है। इसलिए जो लोग कामों करते हैं उन्हें गंदा एवं अपवित्र माना जाता है। जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है यह। जाति व्यवस्था में लोगों को समूह में एक सीढ़ी के रूप में रखा गया है, एक जाति से दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को उस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊंची जाति के उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों ने सीढ़ी के तले रखा, उनको अछूत एवं अयोग्य कहा। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित हैं। इन अछूतों के लिए काम के अलावा कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों में गांव सिर्फ कचरा उठाने, मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने के लिए इजाज़त थी। उस जात के लोगों को घर में घुसने एवं गांव से के कुएं से पानी लेने तक की मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के साथ बैठकर स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह जो है
लोगों को अधिकार हासिल था। भारत के महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाति व्यवस्था के आधारित भेदभाव को सामना करना पड़ा, जिसके बारे में उन्होंने अपने अनुभव को लिखा है। 1901 में जब वो केवल 9 साल के थे, महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए। ये एक फेमस कहानी है जो तब उनका अनुभव है, कहानी के रूप में उन्होंने बताया है कि काफ़ी देर तक उन्होंने इंतज़ार किया। फिर स्टेशन मास्टर ने पूछा कि कहाँ जाना है, तो उन्होंने बताया कोरेगांव जाना है। पिताजी या उनके नौकर कोई आया नहीं है, हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो चूँकि उनके पहनावे से वो स्टेशन मास्टर ने उनको ऊँची जाति का समझा, तो उन्होंने बातचीत की। और तो स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं, तो बिना एक पल सोचे मेरे मुंह से निकला महार है। मुंबई प्रांत में महार एक अछूत माना जाता था। तो एक दिन एकदम से धक्का लगा, वो चक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि अजीब सी घृणा की भावना हावी हुई। जैसे ही मेरा जवाब सुना तो उन्होंने अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रहे। 15-20 मिनट बीत गए, सूरज बिल्कुल छिप गया, पिताजी नहीं आए, न ही उनका नौकर आया। स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए। हम काफ़ी घबराए हुए थे। उत्साह की भावना अब हमें उदासी में बदल रही थी। आधे घंटे तक स्टेशन मास्टर लौट के आए और पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। तो हमने कहा किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो कोरेगांव चले जाते। कोरेगांव ज़्यादा दिन नहीं था, हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ से किराए की कई बैलगाड़ी चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था वो महार है, उसका पता सबको चल गया था। इसलिए कोई गाड़ीवान अछूत वर्ग को सरकारी सवारी को लेकर जाने के लिए नहीं ले जाना चाहता था। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, लेकिन ऐसा एहसास हुआ कि बात पैसे की नहीं। स्टेशन मास्टर भी चुपचाप खड़े थे। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि आप कोई केवल एक जाति के होने की वजह से कितना मुश्किल होता था एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाना, कितना अपमानजनक दुखदायी होता था। लोग आपसे दूर दूर रहें और छूने से मना करें, पानी पीने को ना दें। ऐसी घटना दिखाती है कैसे गाड़ी एक दूसरे जगह जाने के लिए साधारण काम की सुविधा थी भी बच्चों के पैसे पास नहीं थी, वो पैसा दे सकते थे। तो यही बिल्कुल साफ भेदभाव न देता गतिविधियों को वंचित रखा, उनकी वह आदर और सम्मान नहीं मिला। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891-1956 भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने दलित समुदाय के लिए काफ़ी अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। महार जाति के जन्म में हुआ था, अछूत जाति मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, वो ज़मीन नहीं होती थी, बच्चों को वही काम करना पड़ता था। वे खुद गाँव से बाहर रहना पड़ा, गाँव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अम्बेडकर अपनी जाति से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने इंग्लैंड गए। दलितों को अपने बच्चों स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि जाति व्यवस्था से बाहर निकल जाए। दलितों को मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। उन्होंने धर्म की तलाश की, समान निगाह से देखे, तो उन्होंने आगे चलकर धर्म परिवर्तन बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए, ऐसा समाज बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिए जिसकी सबको इज्जत हो। इसके बाद आते हैं समानता के संघर्ष। ब्रिटिश शासन में आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था वो समानता के व्यवहार के लिए भी किया गया था। संघर्ष में शामिल था दलितों, औरतों, जनजाति लोग, किसान में जो गैर बराबरी का अनुभव करते थे, उन्होंने भी उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी थी। जैसे ही पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर के प्रतिबंधी में प्रवेश पाने का संघर्ष किया। महिलाओं की मांग, पुरुषों के पास शिक्षा अधिकार, वैसे ही उनको भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने जमींदारों ऊंची दास्तर से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो एक राष्ट्र बना। हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि समाज में कैसे कैसे भेदभाव है। इसलिए नेताओं ने संविधान को ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिसे भारत के सभी लोग बराबर रहें। समानता को अहम मूल्य रखता माना जो हम सभी को भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त हो। अस्पृश्यता यानी छूत अपराध की तरह देखा जाए, कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया।
लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद थे, नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली थी। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार की एक विशेष जिम्मेदारी डाली, गरीबों मुख्य धारा से अलग थलग समुदायों को समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के विशेष कदम उठाए। संविधान में लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उन्हें मूल्यवान समझ मानना समानता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म, त्यौहार सबके लिए अनिवार्य होना नहीं बनेगा। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, जहाँ पर लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। हमारी एकता महत्वपूर्ण कारक के रूप में यह देखा जाता है। हम इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों को जोड़ दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता का वह मूल्य जिसके लिए हमें निरंतर संघर्षरत रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने। इसके लिए लोगों संघर्ष और उनके आंदोलन के सरकार द्वारा उठाए गए कदम बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सब लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।